नमस्कार दोस्तों। आज वर्ष 2020 के जो नोबेल प्राइज़ वितरण किए जाने हैं उनमें से पहला नोबेल प्राइज़ जो है मेडिसिन के फील्ड में वो आज डिक्लेयर हो गए हैं और फटाफट से हम आगे देखते हैं किस किस को मिले हैं और नोबेल प्राइज़ के विषय में पूरी हम डिटेल देखेंगे, कब से चालू हुए और किस लिए दिए जाते हैं और कब कब किन किन को दिए गए। ठीक है, महत्वपूर्ण सारी इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में जानने वाले हैं और किस लिए इस बार के जो नोबेल मेडिसिन प्राइज़ है वो किस लिए इनको दिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले जो भी लोग हमारे चैनल पे नए हैं फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे आप लोगों को जो है यहाँ पे इस तरीके के महत्वपूर्ण वीडियोस के जो नोटिफिकेशंस हैं लगातार मिलते रहेंगे। मैं कपिल मित्तल आप लोगों का स्वागत करता हूँ हमारे चैनल पे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वर्ष 2020 का जो नोबेल मेडिसिन का प्राइज़ है वो इस बार 3 साइंटिस्टों को मिला है, जिनमें से 2 साइंटिस्ट जो हैं अमेरिका के हैं और उनमें उनके नाम जो हैं हार्वे जे ऑल्टर, चार्ल्स एम राइस और एक जो है वो है ब्रिटिश माइकल हुटन। तो ये ब्रिटिश हैं और बाकी ये अमेरिकन है। मतलब दिया गया है और ये किस लिए दिया गया है इनको, ये हेपेटाइटिस सी का जो वायरस है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए दिया गया है। क्योंकि अभी तक ये दोस्तों इस बार का ये जो नोबेल पीस प्राइज़ है इसकी जो नोबेल कमेटी थी उसके जो हेड हैं वो हैं थॉमस पार्लमैन और ये जो नोबेल प्राइज़ जो मेडिसिन का अनाउंस किया गया है ये स्टॉकहोम में अनाउंस किया गया है। और ये स्टॉकहोम कहाँ पर है, ये स्वीडन की क्या है ये राजधानी। WHO के अनुमान के अनुसार हेपेटाइटिस सी के जो है पूरे वर्ल्ड में लगभग 70 मिलियन केसेस हैं, 70 मिलियन लगभग 7 करोड़। ठीक है, और इससे लगभग 4 लाख मृत्युएं हर वर्ष हो जाती हैं। यहीं हम इसकी बात करें, ये हेपेटाइटिस जो है ये काफ़ी क्रोनिक नेचर का है, मतलब ये लंबे समय तक रहने वाला है, लंबे समय तक बॉडी में रहता है। अ मेजर कॉज ऑफ लीवर इन्फ्लेमेशन, तो ये लीवर की बीमारी होती है ये हेपेटाइटिस। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है कि ये क्वेश्चन आ सकता है हेपेटाइटिस हमारे शरीर में किस अंग को प्रभावित करता है, ये लीवर को करता है, लीवर। ठीक है, और इसकी वजह से जो है लीवर में कैंसर भी हो सकता है। कहाँ पे हो सकता है, ये लीवर में। ठीक है, चलिए जानते हैं हेपेटाइटिस क्या होता है। हेपेटाइटिस 5 प्रकार का होता है, हेपेटाइटिस A, B, C, D एंड E। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के नाम से इसको जानते हैं। और यहाँ पे व्हाट वैक्सीन्स आर अवेलेबल फॉर विच टाइप ऑफ हेपेटाइटिस, अगर हम ये देखें कि अभी तक जो है हेपेटाइटिस A, B, C, D, E में से किन किन हेपेटाइटिस की वैक्सीन्स अवेलेबल हैं, तो हम यहाँ जानेंगे हेपेटाइटिस C को छोड़कर बाकी सभी की वैक्सीन्स अवेलेबल हैं। और दोस्तों यहाँ पे महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि कोई भी वैक्सीन जो बनती है वो किसी वायरस की हेल्प से ही बनती है और वो जो जिस वायरस से ये होता है अगर हमें उसकी पता रहती है तो उसी की ही माइल्ड डोज वहाँ पे बनाई जाती है। लेकिन यहाँ पे अभी तक हेपेटाइटिस सी की जो वैक्सीन नहीं बनी थी वो इसलिए नहीं बनी थी क्योंकि ये किस वायरस की वजह से हो रहा था यही अभी तक नहीं पता चल रहा था। और जो इन 3 साइंटिस्टों ने उस वायरस की खोज कर ली है कि जिसकी वजह से ये हेपेटाइटिस सी हो रहा था। अब इससे क्या होगा, इससे इन्होंने जो खोज कर ली है इससे ये होगा कि इसकी वैक्सीन भी जल्दी ही बन जाएगी और मार्केट में आ जाएगी। और इससे क्या होगा, यहाँ पे जो 4 लाख लोग हर साल इससे मर रहे थे वो बच जाएंगे और यहाँ पे जो 70 मिलियन केसेस इसके हर वर्ष आ रहे थे वो भी उनकी भी रोकथाम हो जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे हेपेटाइटिस B एंड C जो हैं इनके लगभग 400 मिलियन केसेस होते हैं, लगभग 40 करोड़ केसेस हर वर्ष आते हैं। वहीं इसमें ग्रेजुअल ग्रोथ आती है। एस्टिमेटेड 1.4 मिलियन पीपल डाई वर्ल्ड वाइड फ्रॉम हेपेटाइटिस एवरी ईयर। तो लगभग 14 लाख लोग जो हैं हर वर्ष हेपेटाइटिस से मर जाते हैं। वहीं इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो 90% ऑफ हेपेटाइटिस C पेशेंट्स कैन बी हील्ड विद इन 3 to 6 months। और ये जो हेपेटाइटिस C है इसके 90% मरीजों को ठीक होने में 3 से 6 महीने का समय लगता है। हाउ डज द वायरस स्प्रेड, अब हम ये देखते हैं ये वायरस जो है ये किस प्रकार से स्प्रेड होता है, बॉडी में किस प्रकार से पहुंचता है। तो यहाँ पे ये 2 भागों में इनको बांटा गया है, एक है हेपेटाइटिस A एंड E।
ठीक है। तो ये जो है ये लैक ऑफ फूड हाइजीन, मतलब हम अगर खान पान में हम सफाई ना रखें, स्वच्छता ना रखें, कॉन्टेमिनेटेड वाटर, हम जो पानी पीते हैं वो हमारा अगर साफ़ स्वच्छ ना हो, और सब स्टैंडर्ड सैनिटरी फैसिलिटी, मतलब हमारे पास में जो साफ़ सफाई है वो ठीक से नहीं हो, तो हमें हेपेटाइटिस ए एंड ई होने की संभावना रहती है। वहीं बात करें हेपेटाइटिस बी, सी एंड डी, ये किन से होता है? ये ब्लड से होता है, ये स्पर्म से होता है, एंड अदर बॉडीली फ्लूइड्स, ठीक है। तो ये एक दूसरे से ये ट्रांसमिट होते हैं, बी, सी एंड डी। चलिए यहाँ और डिटेल में थोड़ा सा बात करें कि हेपेटाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीवर। अब ये हेपेटाइटिस हमारा जो है लीवर को प्रभावित करता है, ठीक है। और हेपेटाइटिस ए जो है, हेपेटाइटिस ए वायरस, ये हमारे फीकल ओरल रूट से आता है, और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख मर जाती है, डायरिया, उल्टी होना, बुखार आना, नौसिया, मतलब आपको चक्कर आएंगे, और मलाइजी, जनरल डिस्कम्फर्ट, आपको अनईजीनेस फील होगी, और जॉन्डिस, येलो स्किन हो जाएगी, ठीक है। इसको हमारे यहाँ जॉन्डिस भी बोलते हैं, हेपेटाइटिस ए को पीलिया। और ये जो है लगभग 6 वीक का इसका रिकवरी टाइम होता है, लगभग 1.5 महीने में ये सही होता है। नो परमानेंट डैमेज टू लीवर, और इससे जो है लीवर ज़्यादा प्रभावित नहीं होता है, मतलब लीवर ख़राब नहीं होता है। लीवर प्रभावित होता है लेकिन उतना ख़राब नहीं होता कि लीवर ही ख़राब हो गया। हेपेटाइटिस बी की बात करें तो ये हेपेटाइटिस बी वायरस से होता है, ये सेक्सुअल कांटेक्ट से होता है, कॉन्टेमिनेटेड नीडल से, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होता है, या बॉडीली फ्लूइड्स जो हैं जैसे सलाइवा है, टीयर्स हैं, इन्फेक्टेड पर्सन के किसी दूसरे में चले जाएं तो वहाँ से ये होता है, ठीक है। और इससे क्या होता है? सिरोसिस ऑफ लीवर होता है, लीवर कैंसर होने की संभावना रहती है, और इसकी भी वैक्सीन्स अवेलेबल हैं, तो इसीलिए ये क्योरेबल है। वहीं बात करें हेपेटाइटिस सी वायरस की, सी की, तो ये हेपेटाइटिस सी वायरस से होता है, ये भी हमारा ब्लड टू ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, लीवर सिरोसिस, लीवर कैंसर ये करता है। ये असिम्प्टोटिक टाइप का है, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। असिम्प्टोटिक का मतलब ये हुआ कि इसके सिम्टम्स ज़्यादा पता नहीं चल पाते और ये हो जाता है, ठीक है, जांच में पता चलता है। फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं, जैसे किसी को जनरल फ्लू हो गया है। हेपेटाइटिस डी की बात करें तो ये हेपेटाइटिस डी वायरस से होता है। कैन ओनली बी इन्फेक्टेड विद हेपेटाइटिस इफ़ यू हैव हेपेटाइटिस बी ऑलरेडी। और यहाँ पे महत्वपूर्ण बात ये है कि हेपेटाइटिस डी केवल तब होता है या उन लोगों को होता है जो पहले से हेपेटाइटिस बी से प्रभावित हो चुके हैं, ठीक है। हेपेटाइटिस डी रिसाइड्स इनसाइड हेपेटाइटिस बी, और ये डी जो वायरस है ये हेपेटाइटिस बी के अंदर ही रहता है। ग्रेटर रिस्क ऑफ लीवर फेलर, तो इसमें जो है लीवर फेल होने की संभावना रहती है यहाँ पे, और इंक्रीज रिस्क प्लस प्रोग्रेशन टू लीवर सिरोसिस, ठीक है। और यहाँ पे इन्फ्लेमेशन और जो सिरोसिस है वो होने की संभावना रहती है। ये भी हमारे ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, बॉडीली फ्लूइड्स के ट्रांसमिशन से ये होता है। वहीं हेपेटाइटिस ई की बात करें तो हेपेटाइटिस ई वायरस से होता है। ये हमारा जो है ये ए टाइप से होता है। ए मतलब ये फीकल ओरल रूट से, मुंह से, या हम सैनिटाइजेशन नहीं रखेंगे, साफ स्वच्छता नहीं रखेंगे, खान पीन स्वच्छ नहीं रखेंगे, तो ये उससे होता है। ये भी लगभग 2 से 8 वीक का होता है, और इसमें सिम्टम्स जो हैं जॉन्डिस मतलब पीलिया, नौसिया, फैटिग मतलब शरीर टूटेगा, क्रॉनिक स्टेज मतलब लंबे समय तक होता है, वीक इम्यून सिस्टम, और प्रेगनेंसी, ये इनमें थोड़ा सा ज़्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि जिसकी इम्यून सिस्टम कम है तो वो ज़्यादा प्रभावित होते हैं, ग्रेटर रिस्क, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब हम नोबेल प्राइज़ के विषय में बात करते हैं। तो ये द प्रेस्टिजियस अवार्ड कम्स विद अ गोल्ड मेडल। इसमें ये मेडल आपको दिख रहा होगा, ये इस पे अल्फ्रेड नोबल यहाँ लिखा हुआ है, और ये गोल्ड मेडल दिया जाता है, और इसका प्राइज़ मनी जो है 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर है, जो कि लगभग 1.1 मिलियन डॉलर के बराबर है, ठीक है। और ये जो प्राइज़ है, ये प्राइज़ मनी हर बार चेंज होता रहता है। बेसिकली जो अल्फ्रेड नोबल साहब हैं, ये अपनी जो भी प्रॉपर्टी थी वो बैंक में जमा कर गए एक ट्रस्ट के नाम से, और बोल के चले गए कि मेरी ये जो संपत्ति है इससे जो भी पैसे आएंगे ब्याज में, इंटरेस्ट में, तो इससे आप ये प्राइजेज़ यहाँ पे दीजिएगा। तो यहाँ पे वो जो मनी जो है उसकी चेंज होता रहता है, और उसके अनुसार ये जो है यहाँ पे प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। और ये जो है इन्होंने 124 साल पहले जो है यहाँ पे अल्फ्रेड नोबल, और ये स्वीडिश क्या थे, ये नागरिक थे स्वीडन के, तो इन्होंने ये प्राइज़ अपनी धन से ये
स्थापित किया था। वहीं नोबेल प्राइज़ इन मेडिसिन की बात करें तो इस वर्ष चूंकि 2020 में कोरोना महामारी फैली हुई है तो कैरिड पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस दिस ईयर ड्यू टू द कोरोना वायरस पेंडेमिक विच हैज़ हाईलाइटेड द इम्पोर्टेंस दैट मेडिकल रिसर्च हैज़ फॉर सोसाइटीज़ एंड इकोनॉमीज अराउंड दी वर्ल्ड। ठीक है, तो कोरोना महामारी की वजह से भी जो है इस वर्ष के इस प्राइज़ का थोड़ा सा इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। द अवार्ड इज़ द फर्स्ट ऑफ 6 प्राइजेज। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है कि जो भी नोबेल प्राइजेस दिए जाते हैं किसी भी वर्ष, उनमें सबसे पहला प्राइज़ कौन सा दिया जाता है? तो सबसे पहला प्राइज़ मेडिसिन का दिया जाता है, बीइंग अनाउंस्ड ऑन October 12। ठीक है, और अक्टूबर 12 को जो है बाकी अन्य प्राइजेस जो हैं वो सब अनाउंस हो जाएंगे October 12 तक। द अदर प्राइजेस आर फॉर आउटस्टैंडिंग वर्क इन द फील्ड्स ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री। दोस्तों यहाँ पे देखिए इसके अलावा और कौन कौन से हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, पीस एंड इकोनॉमिक्स। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण बात ये है कि जो नोबेल प्राइज़ है ये अल्फ्रेड नोबेल की विल के हिसाब से जो उन्होंने 1895 में विल स्थापित की थी तो उसके हिसाब से 5 प्राइज़ उन्होंने यहाँ पे स्थापित किए थे और इनमें जो है ये 1901 से ये प्राइज़ दिए जा रहे हैं और ये कोई भी ये जो फील्ड हैं केमिस्ट्री, लिटरेचर, पीस, फिजिक्स, फिजियोलॉजी मतलब मेडिसिन, तो इन फील्ड्स में जो भी कोई व्यक्ति जो साइंटिस्ट हैं वो उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं तो उनको ये दिया जाता है। वहीं बात करें कि ये किन किन कंट्रियों में दिए जाते हैं तो स्वीडन में तो ये 5 प्राइज़ दिए जाते हैं और नॉर्वे में जो है यहाँ पे ये पीस का प्राइज़ दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो पीस प्राइज़ है, शांति का पुरस्कार है, ये नॉर्वे द्वारा दिया जाता है। बाकी जो 5 प्राइज़ हैं वो स्वीडन द्वारा दिए जाते हैं। और कुछ हम स्पेशल फैक्ट्स की बात करें तो यह जो नोबेल प्राइज़ है ये किसी को भी मरने के बाद नहीं दिया जाता है। मरने के बाद मतलब अगर नाम अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है और वो कोई व्यक्ति अगर वो अप्लाई किया हुआ है इस प्राइज़ के लिए और अभी नाम डिक्लेयर नहीं हुए हैं और वो मर जाता है तो उसको नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन अगर किसी व्यक्ति का नाम डिक्लेयर हो चुका है और वो जो नाम डिक्लेयर पहले होते हैं और प्राइज़ बाद में दिया जाता है और इन बिटवीन मर जाता है तो उसको वो दिया जाएगा। ठीक है, प्राइज़ मे नॉट बी शेयर्ड अमंग द मोर देन 3 इंडिविजुअल्स। ये कोई भी एक प्राइज़ जो है 3 से ज़्यादा लोगों को तीन से ज़्यादा लोग शेयर नहीं कर सकते। और हाँ, यहाँ पे एक प्रावधान ये है कि अगर यहाँ पे किसी ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है तो वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कई सारे लोग हो सकते हैं और 3 से ज़्यादा लोग हो सकते हैं। ठीक है, तो कुछ अब यहाँ पे मेडिकल के जो यहाँ पे ये जो नोबेल प्राइज़ है इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो 1901 से 2020 के बीच में ये जो है लगभग अभी तक 111 लोगों को ये मेडिकल का नोबेल प्राइज़ मिल चुका है और मेडिकल के फील्ड में। और इनमें से जो है 12 महिलाएं हैं और 32 वर्षीय जो हैं ये यंगेस्ट मेडिसिन लॉरेट अभी तक जो हैं वो हैं बेंटिंग, फ्रेडरिक जी बेंटिंग। ये सबसे कम उम्र में ये नोबेल जो मेडिसिन प्राइज़ है ये प्राप्त करने वाले सबसे युवा व्यक्ति रहे हैं। इनको 1923 में ये प्राइज़ मिला था और किस लिए मिला था? डिस्कवरी ऑफ इंसुलिन। दोस्तों ये इंसुलिन जो है ये शुगर की बीमारी के लिए है और फ्रेडरिक जी बेंटिंग ने ये इंसुलिन की जो है डिस्कवरी की थी और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे बात करें 87 ईयर्स वाज द एज ऑफ ओल्डेस्ट मेडिसिन लॉरेट एवर। तो इस मेडिकल के फील्ड में 1966 में ये जो प्राइज़ मिला था पीटन राउस को मिला था और ये अभी तक के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं इस प्राइज़ को प्राप्त करने वाले। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा आज का ये सेशन समाप्त होता है और जो भी लोग जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए जिससे आपको इस तरीके के आगे आने वाले जो वीडियोस हैं वो भी आपको बराबर मिलते रहें उनके नोटिफिकेशंस। और दोस्तों इसके बाद हमारे जो है डेली जो भी अन्य नोबेल प्राइजेज डिस्ट्रीब्यूट होंगे उनके भी वीडियोस हम अपलोड करेंगे, तो इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बने रहिए हमारे चैनल पे। ठीक है, और यहाँ पे फिर हम मिलते हैं आपसे नए वीडियोस के साथ में। चलिए यहीं पे नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।